विनोद जी, आप ही से शुरू कर रहा हूं। आज जेडीएस का एनडीए में आना आप बड़ी घटना मानते हैं विनोद जी? चर्चा काफी समय से चल रही थी, लेकिन एक कमजोर कड़ी के तौर पर सारे विश्लेषक कर्नाटक को देख रहे थे, जहां तक बीजेपी का सवाल है। आप इसको मानते हैं कि एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और हो सकता है कर्नाटक में जेडीएस के साथ आने के बाद बीजेपी की हालत, स्थिति बदल जाए? देखिए, ये स्वाभाविक था। बड़ी खबर, बड़ी घटना तो है ही राजनीतिक रूप से। एक बड़ी पार्टी के साथ एक दूसरी क्षेत्रीय पार्टी आ रही है, और बीजेपी और जेडीएस का पहले भी रहा है। कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाया था। पहली बार जब कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने थे, जब कांग्रेस से जेडीएस अलग हुई थी, तो बीजेपी के ही समर्थन से बने थे। और बाद में फिर अचानक जब बीजेपी का नंबर आया, जब बीजेपी को बनना था, जो समझौता हुआ था आधे आधे समय का, तो जेडीएस ने पाला बदला और जेडीएस ने समर्थन वापस ले लिया, अलग हो गए और बीजेपी को मौका नहीं मिला। उसके बाद फिर चुनाव हुए और जिसमें बीजेपी की सरकार बनी 2008 में। तो ये स्वाभाविक था। अब इससे दो संदेश मुझे लगते हैं। जेडीएस के सामने तो कोई चारा था नहीं सर्वाइवल के लिए, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव में उसका हाल हुआ, हमेशा जेडीएस 25 से 40 सीटों के बीच में 30-35 सीटें उसके पास रहती रही। वो किंग मेकर वाली भूमिका में रहे हैं। 2018 में भी वो किंग बन गए थे, कांग्रेस ने तुरंत समर्थन दे दिया था। और उसके बाद पहले भी, तो वो एक जो बैलेंसिंग था, वो इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, वो जेडीएस की हैसियत घट गई। तो जेडीएस तो किसी विकल्प की तलाश में था और कांग्रेस उसको स्पेस देना नहीं चाहती थी। इसीलिए इंडिया गठबंधन में जेडीएस को नहीं न्योता दिया गया। हालांकि स्वाभाविक रूप से इंडिया गठबंधन के जो तमाम घटक हैं, देवगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उसी जो, और कांग्रेस के समर्थन से बने थे, और पूरा जनता दल परिवार जो था वो एकजुट था, उसने बनाया था उनको प्रधानमंत्री। तो स्वाभाविक रूप से तो उनको जाना चाहिए था इंडिया गठबंधन में। लेकिन कांग्रेस चूंकि वहाँ ओवर पावर कर गई है कर्नाटक में उस पूरे स्पेस को, इसलिए देवगौड़ा जी के लिए, जेडीएस के लिए कोई जगह इंडिया गठबंधन में बची नहीं। ना नीतीश कुमार ने प्रयास किया, ना अखिलेश यादव ने प्रयास किया, ना लालू जी ने प्रयास किया, जो उनके पुराने साथी रहे। तो जेडीएस के सामने एक ही चारा था कि या तो अकेले लड़े या एनडीए के साथ जाए। तो एनडीए के साथ वो जा रहे हैं। 4 सीटें मिलती, 5 सीटें मिलती, अलग बात है। एक और बात है इससे कि जो दक्षिण कर्नाटक है आपका, मैसूर वाला रीजन जो है, जहां बीजेपी कमजोर है, वहां लड़ाई हमेशा होती है कांग्रेस बनाम जेडीएस की, वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो। लेकिन अब जो है, जब जेडीएस और बीजेपी का गठबंधन हो गया, तो जाहिर है बीजेपी को स्पेस मिलेगा। बीजेपी इसमें ज़्यादा फायदे में रहेगी, बता दूं आपको। इसमें जेडीएस को उतना फायदा नहीं होगा, बीजेपी को फायदा इसलिए होगा कि बीजेपी को उस इलाके में स्पेस मिलेगी जहां अभी तक उसका आधार नहीं था। और ये बीजेपी का पुराना तरीका है, वो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करके धीरे धीरे उनकी जमीन ले लेती है। और आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले कुछ वर्षों में जेडीएस का या तो बीजेपी में विलय हो जाए, क्योंकि देवगौड़ा जी का स्वास्थ्य और उम्र जो है उनका साथ अब उस तरह से नहीं दे रही है। कुमारस्वामी का भी के बारे में भी ये कि बहुत सक्रिय नहीं रहते, तो आगे चल के कहीं जेडीएस और बीजेपी के जो बचे नेता हैं जेडीएस के, वो विलय न कर लें, क्योंकि उनके सामने कोई चारा नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि जेडीएस और कांग्रेस का अलायंस 2019 में था लोकसभा चुनाव में, और नतीजा क्या निकला? बुरी तरह हमने तो क्या जेडीएस से बीजेपी को तो ताकत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। असली लड़ाई होगी, देखिए माइनॉरिटी वोट जो है वो तो शिफ्ट कर जाएगा ज्यादातर कांग्रेस की तरफ, जो कांग्रेस इसमें देख रही है, जो विधानसभा में काफी तक का। लेकिन जो वोकालिंगा वोट है, जो मुख्य आधार इसका रहा है जेडीएस का, उसमें अभी वो बीजेपी की तरफ किस हद तक शिफ्ट होगा, क्योंकि उधर डीके शिवकुमार भी जोर लगाएंगे। तो ये सब दिलचस्प होगा देखना। लेकिन निश्चित रूप से कर्नाटक के लिए एक बड़ी घटना है। और कर्नाटक वो ऐसा राज्य है जहां बीजेपी दक्षिण के सारे राज्यों में अगर सबसे ज्यादा ताकतवर बीजेपी कहीं है तो कर्नाटक में है। उसकी सरकार रही है लगातार, और उसके 26-25 एमपी थे पिछले चुनाव में लगातार। और हमेशा बीजेपी कर्नाटक में अटल जी के टाइम में भी 17-18 एमपी बीजेपी का एक मजबूत रहा है। वहां अगर बीजेपी समझौता कर रही है जेडीएस से, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा है कि उसको समझौते की जरूरत है, इसीलिए उसने समझौता किया।